हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने सेकंड बुक मूमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। इस चैप्टर में बेसिकली एक चाइल्ड के बारे में बताया है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक स्प्रिंग के फेयर में जाता है। और वहाँ पे उसको, जैसे हम देखते हैं फेयर्स में इतनी सारी चीज़ें डिस्प्लेड होती हैं हर शॉप पे, ऑफ कोर्स वी गेट अट्रैक्टेड। सो दिस चाइल्ड ऑल्सो गेट्स अट्रैक्टेड टू दोज थिंग्स। तो वो जो है वो ख़रीदना चाहता है, वो इन्जॉय करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे हर बात पे रिफ्यूज़ कर देते हैं। और जब कोई और उसे ऑफ़र करता है तो वो चीज़ एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में अगर कुछ ऐसा हुआ होता है, हम जब छोटे थे, कि हम अभी अपने फ्रेंड्स को हंसते हुए बताते हैं, यार तुझे पता है मैं ना ऐसे ऐसे खो गई थी, या फिर मैंने किसी और को अपना पेरेंट्स समझ के उनका हाथ पकड़ के चलने लग गई मार्केट में, तो अभी हम इन बातों को लेके हंसते हैं। लेकिन हम अगर सोचें कि उस टाइम पे हमारी क्या सिचुएशन रही होगी, तो आई थिंक हम उस टाइम पे बहुत पैनिक रिडन होंगे, हमें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होगा, बिकॉज़ अपने पेरेंट्स के बिना हम मार्केट में अकेले हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी चीज़ है एक छोटे बच्चे के लिए। तो इससे रिलेटेड ही एक चैप्टर है, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. इसमें बताया है कि एक विलेज के पास ही एक फेस्टिवल होता है, मतलब एक फेस्टिवल होता है स्प्रिंग का। तो एक विलेज के पास ही उस स्प्रिंग के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए जो है एक फेयर लगता है। फेयर मतलब एक मेला। अब हम देखें तो हमारे यहाँ पे मोस्टली जो कुछ ओकेजन्स पे मेले लगते हैं, क्रिसमस मेला या फिर दिवाली मेला, तो वहाँ पे वो बहुत ही छोटा विलेज है, तो वहाँ पे हर साल एक मेला लगता था। और वो होता था स्प्रिंग के ओकेजन पे, जब स्प्रिंग सीज़न आता है उस सीज़न पे वो मेला लगता था। तो वो मेला वो आसपास के सारे विलेजेस के लिए होता था, तो विलेजेस के जो लोग थे वो उस मेले में जाते थे, जो साल में एक ही बार होता था। तो उसमें लिखा है फ्रॉम द विंटरी शेड्स, मतलब कि डार्क शेड्स, मतलब जो डार्क शेड्स हैं और जो पतली पतली गलियां हैं, मतलब गाँव में जो पतली गलियां हैं वहाँ से बहुत सारी गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, मतलब खुशी से लोग भरे हुए जो हैं वहाँ उन लेन से आते हैं इस मेले में। तो छोटी छोटी गलियों से इतने लोग आते हैं जिनके चेहरे पर बस खुशी ही दिखाई दे रही है। कुछ चल के आते हैं, कुछ घोड़ों पे आते हैं, कोई बैठे होते हैं, जो बुलेट कार्ट्स होती हैं और बैम्बू कार्ट्स होती हैं। अब वो हम एक विलेज का सीन डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई कार्स टैक्सीज ये सब नहीं, वहाँ पे बुलेट कार्ट्स हैं, वहाँ पे जो है बैम्बू कार्ट्स हैं, उनमें लोग बैठ के आते हैं, या फिर घोड़ों पे राइड करके आते हैं, या फिर पैदल भी आते हैं। तो एक बच्चा जो है, एक छोटा बच्चा, वो अपने फादर के साथ जो है बहुत ही खुशी से चल रहा है, आसपास भाग रहा है, उनके टांगों के आसपास भागते हुए जा रहा है। ब्रिमिंग ओवर मतलब ओवरफ्लोइंग विद लाफ्टर, वो जो लाइफ और लाफ्टर जो खुशी से भरा हुआ है वो, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है। हम इससे देख सकते हैं कि मे बी वो फर्स्ट टाइम है उसका एक फेयर में जाना, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके। तो वो खुशी से भरा हुआ बस अपने पापा के जो है आसपास भाग रहा है। "Come, child, come," called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. "I want that toy," he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar Tryan's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger said, "Look, child, what is before you." It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. तो अब क्या होता है, जब वो फेयर में जा रहा होता है तो ऑफ कोर्स वो इतना एक्साइटेड है कि वो सारी चीज़ों को देखने के लिए उनके पास रुकता रहता है। कोई भी इंसेक्ट दिख जाए, कोई भी फ्लावर्स दिख जाए, वो वहाँ पे रुक के देखने लग जाता है। टॉयज़ दिख गए उसको शॉप पे, तो वो देखने लग जाता है, और उसके पेरेंट्स तो अपनी स्पीड पे ही आगे चल रहे हैं। तो वो उसे बोलते हैं कि कम चाइल्ड कम। जब वो पीछे रह गया तो वो कहते हैं हमारे पास जल्दी पहुँचो। तो वो जल्दी से जो है
उनके पास भाग के चला जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, मतलब उनके बोलते ही उसके पैर जो है उनकी तरफ चल पड़ते हैं कि जैसा उन्होंने कहा है वो वैसा ही करेगा। मगर वो जा तो रहा है उनके पास, लेकिन उसकी नज़र जो है अभी भी उन टॉयज़ पे है जो पीछे रह गए हैं। उनको देखता देखता वो आगे जा रहा है। तो वो वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स खड़े होते हैं उसका वेट करने के लिए, तो उसकी जो मन में जो इच्छा थी वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाता, जबकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स इसके लिए कभी भी एग्री नहीं करेंगे। वो जानता था कि वो कैसे उसको देखते, जब भी वो कोई चीज़ बोलते हैं कि उसे चाहिए, तो वो जानता था कि वो मना कर देंगे अपने उसी पुराने स्टाइल में, जो जिस तरीके से उनका कोल्ड स्टेयर, मतलब कि जो वो डरावनी तरह से उसको देखते थे मना करने के लिए। तो उसको पता था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मुझे वो टॉय चाहिए। ही प्लीडेड मतलब ही बेग्ड, उसने बहुत ही रिक्वेस्ट की, प्लीज़ आई वांट दैट टॉय, मेरे को वो टॉय चाहिए जो उस शॉप में लगा है। तो उसके फादर ने पहले अपने हमेशा की तरह रेड आइड मतलब एंग्रीली उसको अपने गुस्से में देखा। टायरेंट्स वे होता है डिक्टेटर तो आई थिंक यू नो कि डिक्टेटर जो है उसके तरीके में कि उसकी बात जो है, डिक्टेटर की बात जो है लोगों को माननी पड़ती है उसके स्लेव्स को, तो उसी तरह उसके जो फादर की बात है उसको वो माननी ही पड़ती थी, क्योंकि वो इस वे में उसे देखते थे गुस्से में कि वो आगे उसकी अपनी रिक्वेस्ट कर ही ना पाए। उसकी जो मदर थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी, टेंडर थी, और वैसे भी वो इतना अच्छा ओकेजन था उनके लिए, तो वो काफ़ी खुश लग रही थी, इसलिए उसने उसे गुस्सा नहीं किया। उसने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चलो और देखो तुम्हारे सामने क्या है, मतलब उसने कहा कि तुम उसको भूल जाओ जो पीछे निकल के, तुम देखो तुम्हारे सामने क्या है। तो वो देखते हैं सामने, तो वहाँ पे मस्टर्ड का पूरा फील्ड होता है। तो वहाँ मस्टर्ड फील्ड जो है पूरा येलो जो है एक मेल्टिंग गोल्ड की तरह लग रहा होता है। अब यहाँ पे जो है सिमिली का यूज़ हुआ है। सिमिली एक लिटरेरी डिवाइस भी है जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। हमने द रोड नॉट टेकन में मेटाफर पढ़ा था, वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सिमिली भी उसी की तरह ही है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं होता। इसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं लाइक, एज, उसको बताने के लिए। जैसे इसमें लिखा है लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मतलब कि जो मस्टर्ड फील्ड है वो ऐसे नहीं था कि गोल्ड उसमें मेल्ट हो रहा था, वो था लाइक मेल्टिंग गोल्ड, मतलब कि वो मेल्टिंग गोल्ड की तरह लग रहा था। जैसे गोल्ड मेल्ट होता है वो जैसा दिखता है, उसी तरह जो मस्टर्ड फील्ड था वो भी उस टाइम पे ऐसा दिख रहा था जैसे गोल्ड मेल्ट हो रहा हो। और वो जो है माइल्स एंड माइल्स बहुत दूर दूर तक वो खेत फैले हुए थे, बिल्कुल इवन लैंड पे, इसलिए वो बच्चे को अट्रैक्ट कर रहे थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it. But it would go fluttering, flapping up in the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call. Come, child, come onto the footpath. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the wall, edge of a well. He ran towards them. तो अब जो है वो उस फील्ड को देख के बहुत ही खुश हो जाता है, और वहाँ पे ही अब वो ग्रीन एरिया है जो खेतों से भरा है, इसलिए वहाँ पे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स की भी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो वहाँ पे ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज जो हैं बस्लिंग मतलब मूविंग अपना जो है बस्लिंग अबाउट ऑन द गॉडी पर्पल विंग्स, मतलब वो अपने जो उनके ब्राइट पर्पल विंग्स हैं उनको लेके वो घूम रही हैं स्काई में। और वो जो है एक ब्लैक भी जब हम देख सकते हैं कि मतलब ऐसे दिखाया कि कोई ब्लैक बी या बटरफ्लाई की जो फ्लाइट है उसको इंटरप्ट कर रही हैं। मतलब ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो इकट्ठे चल रही हैं, तो बीच में कोई बीज आ जाती हैं या बटरफ्लाइज आ जाती हैं, तो उनके वे को इंटरप्ट करते हुए वो जा रही हैं। तो जो चाइल्ड है वो उनको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उनसे अट्रैक्ट हो रहा है। और जब कोई बटरफ्लाई या फिर कोई ड्रैगन फ्लाई अपना रुक के एक जगह पे बैठ जाती है, बिकॉज वो जो है
स्वीटनेस फ्रॉम फ्लावर्स, अपने जो फ्लावर्स का जो वो नेक्टर इकट्ठा करती हैं उसके लिए घूम रही हैं। तो वो अगर एक जगह बैठ जाती हैं तो जो चाइल्ड जो है, बच्चा है, वो जो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बट वो इतनी फास्ट होती है कि उसके पकड़ने से पहले ही वो अपने विंग्स को फ्लैप करके उड़ जाती है। तो वो एक बार वो उसको ऑलमोस्ट पकड़ने ही लगा था, लेकिन उसी टाइम उसकी मदर ने उसे एक कॉशनरी कॉल दी, एक वार्निंग दी कि कम चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ। मतलब वो कह रही है कि अब वहाँ पे वापस आ जाओ, जहाँ पे वो फुटपाथ पे खड़े थे उसके पेरेंट्स, वो कह रही है अब वहाँ पे वापस आ जाओ। तो ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स के लिए, वो खुशी खुशी, मतलब वो तो अपना गो विद द फ्लो चल रहा है डे में, मतलब वो डे ही इतना वो इतना एक्साइटेड है, वो इतना खुश है फेयर को लेके कि बस वो जैसा उसके पेरेंट्स कहते हैं वो वहाँ पे खुशी खुशी चल पड़ता है। तो एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम, मतलब कि उनके साथ साथ चल रहा था थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वो पीछे रह गया जब वो एक और चीज़ से अट्रैक्ट हुआ। वो थे लिटिल इंसेक्ट्स और वोम्स जो फुटपाथ पे घूम रहे थे। तो उनको देखने के लिए वो जो है फिर पीछे रह गया अपने पेरेंट्स से फुटपाथ पे। तो फिर उसके पेरेंट्स ने दोबारा कहा कम चाइल्ड कम। वो एक ग्रूव जो है, ग्रूव मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज़ की शेड में वो नीचे बैठे हुए थे, और वो उसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ आ जाओ। वो वेल के पास एक शेड ऑफ ट्रीज़ एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे सारे बैठते थे, तो वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी बैठे हुए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम यहाँ आ जाओ। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers around the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding path which led to the fair through the mustard fields. अब जहाँ पे उसके पेरेंट्स बैठे थे वेल के पास ग्रुप ऑफ ट्रीज़ के नीचे, तो वहाँ पे जब वो जाता है तो उसके ऊपर जो है बहुत सारे फ्लावर्स के पेटल्स गिर जाते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स को भूल ही जाता है कि वो बुला रहे थे, वो उसमें ही खो जाता है, जो फ्लावर्स के पेटल्स गिर रहे होते हैं उनको इकट्ठा करने में लगा रहता है। फिर वो जब वो इकट्ठा कर रहा होता है तो उसको जो डॉव जो पक्षी है, जो डॉव पक्षी है, उसको सुन के वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसके हाथ से वो सारे पेटल्स गिर जाते हैं क्योंकि वो भूल जाता है। तो वो उस डॉव की तरफ अट्रैक्ट होता है और अपने पेरेंट्स को कहता है कि देखो वो कहाँ उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है। और फिर उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम। और अब वो जो बच्चा जो है वो स्किपिंग करते हुए, भागते हुए जो है वो बैनियन ट्री के आसपास जा रहा था। तो वो इतना खुश था कि वो अपनी मस्ती में घूम रहा है पूरा दिन। तो उसके पेरेंट्स उसे लेते हैं और उसको लेके वो एक छोटी सी गली में से, जो गली जो है फेयर की तरफ जाती थी, उस गली में चले जाते हैं। उस गली से उस गली के आसपास जो है मस्टर्ड फील्ड्स जो है भरे होते हैं। As they neared the village, the child could see many of other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. "I want that burfi," he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. तो अब जो है जब वो विलेज के पास पहुंचते हैं जहाँ पे फेयर है, तो जो चाइल्ड है वो देखता है कि हर एक फुटपाथ से जितनी भी गलियाँ वहाँ पे मिलती हैं फेयर को, वहाँ से बहुत जो थ्रॉन्ग्स, मतलब जो क्राउड हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उस फेयर तक पहुँच गए हैं। तो वो जो है जिस वर्लपूल ऑफ द फेयर, वर्लपूल भी एक मेटाफॉर दिया हुआ है यहाँ पे, कि जो वर्लपूल की तरह जो है फेयर का, उसको देख के जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटेड और रिपेल्ड हो जाता है। मतलब उसको बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग आती है। मतलब एक टाइम पे वो खुश भी है, एक टाइम पे वो थोड़ा डिस्कस्टेड भी फील करता है कि कैसी कन्फ्यूजन है इस वर्ल्ड में अब जो वो आ रहा है, क्योंकि उसने इतने लोग पहले कभी नहीं देखे थे। तो वहीं पे
फेयर के एंट्रेंस पे ही एक जो मिठाई की दुकान होती है, वहाँ पे वो जो सेलर होता है वो सारी मिठाइयों को बेचने के लिए बोल रहा होता है, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला, बर्फ़ी एंड जलेबी। तो वहाँ पे इतने लोग इकट्ठा होते हैं, उसके जो काउंटर है उस पे इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनको स्वीट्स खरीदनी है। तो वो स्वीट्स को देख के चाइल्ड जो है वो भी अट्रैक्टेड होता है, वो भी जो है उस स्वीट को खाना चाहता है। इसलिए उसको अपनी फेवरेट बर्फ़ी खाने का मन करता है, और वो अपने पेरेंट्स को दोबारा रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को जो है वो बर्फ़ी चाहिए। लेकिन उसे ऑलरेडी पता ही होता है कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसे हमेशा मना कर देते हैं, तो इस बार भी वो जो है उसकी रिक्वेस्ट को नहीं मानेंगे। इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स समझेंगे कि वो ग्रीडी है या वो सेल्फिश है, जो वो सिर्फ मिठाई खाना चाहता है, अकेले ही जो अपनी बर्फ़ी है वो खाना चाहता है। तो वो बिना किसी आंसर के वेट किए वो आगे ही चल पड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है ऑफ कोर्स उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, इसलिए वो उनके आंसर की वेट भी नहीं करता है। तो a flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. A snake charmer stood playing a flute to a snake, which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. There was a roundabout in full swing. Men, women, and children, carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The, the child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on that roundabout, please, father and mother. सो अब जो है वो स्वीट्स तो उसको पता था नहीं मिलेंगी, तो वो आगे जाता है, तो वहाँ पे एक गार्लैंड की शॉप होती है, मतलब जो मालाएं, जो फूल की जो मालाएं बनती हैं, उसकी एक शॉप होती है। और जो बच्चा है वो इरिजिस्टिबली उसकी तरफ ड्रॉन होता है, मतलब कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता, उनकी तरफ इतना अट्रैक्ट होता है वो उन फ्लावर्स की और उन मालाओं की तरफ, कि वो उस बास्केट के पास जाता है जहाँ पे सारे फूल पड़े थे, और क्या, और अपने थोड़ा सा धीरे ही मर कर लेता है, अपने थोड़ा धीरे ही बोल देता है कि मुझे भी वो गार्लैंड चाहिए, मतलब मुझे भी वो माला चाहिए। लेकिन उसे पता ही होता है कि उसके पेरेंट्स कोई ना कोई बहाना लगा के उसे ज़रूर रिफ्यूज़ कर देंगे, इसलिए वो उन्हें अपने रिक्वेस्ट जो है उनके सामने नहीं लेके आता है, और कोई आंसर के बिना ही वो आगे चला जाता है। अब जब वो आगे जाता है तो एक बैलून सेलर होता है, जिसके पोल पे बहुत सारे कलर्स के, रेनबो कलर्स के बैलून्स होते हैं। अब जो चाइल्ड है वो सिंपली कैरिड अवे विद द रेनबो ग्लोरी। तो मतलब कि वो इतना, मतलब बच्चे तो बहुत वो होते हैं, चंचल होते हैं, तो वो सिंपली उसको इतना अच्छा लगा वो बैलून्स को देख के कि उसका मन चाहा कि वो उन बैलून्स को पोजेस करे, कि उसके पास भी वो वाले बैलून्स हों। लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं देंगे, क्योंकि वो उसे बहाना लगाएंगे कि तुम अब इतने छोटे नहीं रहे कि तुम बैलून्स के साथ खेलो, तुम अब बड़े हो गए हो। इसलिए वो उनके साथ ये रिक्वेस्ट नहीं लेता, क्योंकि उसे ऑलरेडी आंसर पता था। तो वो आगे चला जाता है। अब जब वो आगे जाता है तो वहाँ पे एक स्नेक चार्मर होता है, जो अपने फ्लूट से स्नेक के लिए म्यूज़िक बजा रहा होता है, जिससे स्नेक अपनी बास्केट में से निकल के जो है उसकी म्यूज़िक की ही धुन पे चल रहा होता है। तो वो जो है उसको देख के बहुत खुश होता है, उसका म्यूज़िक वो सुनना चाहता है, स्नेक को देखना चाहता है। लेकिन उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे कहा है कि ऐसा म्यूज़िक नहीं सुनना है, ये बहुत ही हार्श या फिर बहुत ही कोर्स म्यूज़िक है, इसको हम जैसे लोगों को इसको नहीं सुनना चाहिए। इसलिए वो बिना कुछ बोले ही आगे चल पड़ता है, वो उनको कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसको उनका आंसर पता होता है। फिर जब वो एक राउंड अबाउट पे जाते हैं, राउंड अबाउट एक झूला टाइप होता है, जिसमें हमने देखा है कि
जो वो गोल गोल घूम रहा होता है, उस पे हॉर्सेस बने होते हैं या कुछ कार्ट्स बने होते हैं जिस पे बच्चे या बड़े बैठ के वो गोल गोल घूमता है। तो उसको देख के वो इतना खुश होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह के लोग थे जो हंस रहे थे, चीख रहे थे, अपने एक्साइटमेंट शो कर रहे थे। तो उनको देख के उसका बहुत मन करता है कि वो भी उस राउंड अबाउट पे जो है एक राइड ज़रूर ले। इसलिए वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से कि मुझे भी उस राउंड अबाउट पे जाने दो। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कर ही देता है कि मुझे भी वो झूला चाहिए। तो देयर वॉज नो रिप्लाई। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। He turned to look on the either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. A full, deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब क्या होता है, अब वो रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को वो राइड लेनी है, तो वो देखता है कोई रिप्लाई ही नहीं आया, उसके पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं कहा। तो वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है उसके पेरेंट्स वहाँ खड़े ही नहीं हैं। वो साइड में देखता है, वो आगे देखता है, हर जगह वो देखता है उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिख रहे हैं। तो वो एकदम से पैनिक हो जाता है। उसको एकदम से पैनिक होने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और रोने लग जाता है। और एक सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, मतलब वो एकदम से भागने लग जाता है। वो इधर उधर ढूंढ रहा होता है, इतना पैनिक में वो बस अपने मम्मी पापा को ढूंढना चाहता है। तो रोता रहता है बहुत ज़्यादा, और उसका पूरा जो फेस है वो लाल हो जाता है। उसके आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। वो पैनिक में जो है हर डायरेक्शन में उनको ढूंढने जाता है और हर जगह यही चिल्लाता रहता है, मदर फादर, मदर फादर। उसकी जो येलो टर्बन जो उसने पहनी थी, मतलब जो पगड़ी उसने पहनी थी येलो कलर की, वो भी भागते भागते उसकी गिर जाती है। वो इतना ज़्यादा पैनिक्ड होता है कि वो हर जगह बस अपने मदर फादर को ही ढूंढ रहा होता है। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but, knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot, had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. अब वो इतना पैनिक हो चुका है, वो इतना डर चुका है, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहता है। तो वो हर जगह भागता है। जब वो भागते भागते थक जाता है, एक जगह वो आके खड़ा हो जाता है, और उसके जो वो रो रहा होता है, अब वो सप्रेस सॉब्स में बदल जाता है। मतलब वो रोना रुक जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी भी वो ऐसे जो है रो रहा होता है, क्योंकि वो बहुत अभी भी डर में है कि उसके पेरेंट्स कहाँ गए। तो जब वो एक जगह खड़ा होता है, तो अब उसकी आंखें पूरी ब्लर हो चुकी हैं रोने से। तो वो एक जगह देखता है तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं ब्राइट येलो क्लोथ्स में। अब इससे भी हमें पता चलता है कि लोग जो हैं ब्राइटली ड्रेस्ड आए हुए थे उस फेयर में। इसका मतलब वो फेयर जो है वो विलेज में बहुत इम्पोर्टेंट था। मतलब कि लोग इतने लोग एक तो वहाँ पे आते थे, और दूसरा वहाँ पे सारे ही ब्राइटली ड्रेस्ड थे। तो वो उनकी तरफ देखता है तो उसको अपने मदर फादर कहीं भी नहीं दिखते हैं, और उन लोगों के बीच में जो हंस रहे थे और बोल रहे थे, क्योंकि सिर्फ हंसना और बोलना था। मतलब कि वो अपने जो है खुशी से या फिर अपने खुद के एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, जैसे उनको बस बोलने के लिए बोलना पड़ रहा था, बात करने के लिए उनको बोलना ही पड़ रहा था, और हंसने की बात आई तो उनको हंसना ही पड़ा। ऐसा कुछ नहीं था कि वो ज़्यादा ही अपने तरफ से बोल रहे थे या अपनी तरफ से खुश थे। सो
फिर वो भाग के दोबारा जाता है, वो एक टेम्पल की तरफ जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड था। तो वहाँ पे इतने लोग कंजेस्टेड थे, इतनी सारी भीड़ थी कि उसको जो है लोगों के बीच में से लोगों की टांगें ऐसे धक्का मुक्की हो रही थी। वहाँ पे बड़े बड़े आदमी जो है घूम रहे थे, जो बहुत ही उसको डरावने लग रहे थे, कि उनकी उनकी आइज़ जो है वो मर्डरस दिखती थी, और उनके जो शोल्डर्स थे बहुत ब्रॉड थे। तो वो पहले ही डरा हुआ था, और वहाँ पे उसको सारे ही अनजान दिख रहे थे, तो वो सबको देख के डर रहा था। फिर भी उसने किसी तरह अपना सबको धक्का दे के टांगों के बीच में से वो निकल गया और अपने मदर फादर को ढूंढने लगा। अब जो है वो इतना छोटा था, तो वो बाकी सब बड़े लोगों के बीच में दब सकता था, ऐसी इतनी भीड़ थी वहाँ पे। तो बट फिर भी उसने इतनी ज़ोर की चिल्लाया अपनी सबसे हाई पिच वॉइस में, मदर एंड फादर, कि एक मैन जो है वो उसकी तरफ आया, और बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ झुकते हुए उसने उसको उठा लिया, और उसने कहा, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मेस. The child wept more bitterly than ever now, and only cried, I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and point in him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. By Mulk Raj Anand. So, अब जो है एक आदमी जो है उसको टेम्पल से उठा लेता है, और वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुम किसके बच्चे हो? तो चाइल्ड जो है वो और ज़्यादा रोने लग जाता है और कहता है, मेरे को सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। तो जो मैन है, जो बंदा है, वो उसको काम करने के लिए उसको राउंड अबाउट पे लेके जाता है, जो वो झूला था, उसको बोलता है कि क्या तुम्हें भी वो झूला चाहिए, क्या तुम भी उस पर बैठना चाहोगे? तो जो चाइल्ड है वो कुछ नहीं कहता, और वो और ज़ोर से रो के बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब फिर मैन जो है वो स्नेक चार्मर के पास जाता है, जो अभी भी वही फ्लूट बजा रहा था उस कोबरा को। तो वो बोलता है कि क्या तुम वो म्यूज़िक सुनना चाहोगे, देखो कितना अच्छा म्यूज़िक है। तो वो अपने कान बंद कर लेता है, चाइल्ड जो है वो अपने कान बंद करके चिल्लाता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। फिर जो मैन है वो अब उस बच्चे को जो है बलून्स के पास लेके जाता है, और शायद उसको लगता है कि बलून्स को देख के चाइल्ड जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उसको दोबारा अपने अभी मम्मी पापा की याद नहीं आएगी, थोड़ा वो बलून्स में खो जाएगा। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें एक रेनबो कलर बैलून चाहिए? ही आस्क्ड परसुएसिवली। वो अपना पूरी कोशिश से उसको अपने पूरी तरह से खुश करने की कोशिश करता है, इसलिए वो उसको हर चीज़ ऑफ़र करता है। बट जो बच्चा है वो अपना मुंह मोड़ लेता है, और वो कहता है, नो, आई वॉन्ट ओनली माई मदर, आई वॉन्ट ओनली माई फादर। फिर अभी भी उसको खुश करने के लिए वह उसको फ्लावर्स जो गुलमोहर बिक रहे थे वहाँ पे गेट की एंट्रेंस पे, वहाँ पे लेके जाते हैं कि क्या तुम्हें वो माला चाहिए अपने माला चाहिए अपने नेक पे पहनने के लिए, कि तुम सूंघ के देखो कितनी अच्छी खुशबू है इन फ्लावर्स में। तो जो बच्चा है वो अपना मुंह ही मोड़ लेता है, और वो कहता है, वो उसको सूंघने से भी मना करता है, और अपना दोबारा रिपीट करता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो वो उसको अब कहीं और लेके जाता है। वो सोचता है कि इसको कैसे समझाऊं या फिर इसको कैसे शांत करूं। उसको शांत करने के लिए वो उसको स्वीट शॉप पे लेके जाता है, और उसे पूछता है कि तुम्हें कौन सी स्वीट चाहिए? तो चाइल्ड फिर अपना मुंह मोड़ लेता है और कहता है, वो सिर्फ रोता रहता है कि आई वॉन्ट माई मदर,
आई वॉन्ट माई फादर। तो मतलब स्टार्टिंग में चाइल्ड को जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें अब उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती थी जब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे। वो हर चीज़ में वो इंटरेस्ट जो है लूज़ कर चुका था, क्योंकि उसको उस टाइम उसके सिर्फ पेरेंट्स चाहिए थे। पेरेंट्स के सामने उसको कोई भी चीज़ उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी या उसको कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करती थी जब तक उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे। तो ये स्टोरी थी एक लॉस्ट चाइल्ड की, जो लिखी है मिस्टर मुल्क राज आनंद ने। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।